हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अंकुश और आज हम इस वीडियो में रीड करेंगे द हिंदू एडिटोरियल और इसके थ्रू इम्प्रूव करेंगे अपनी इंग्लिश को। ये एडिटोरियल हमारा है H1B वीज़ा को लेकर, जो अभी ट्रंप ने जिस पर $1 लाख का चार्ज लगा दिया है, तो उससे रिलेटेड है। तो आपका करंट अफेयर का टॉपिक भी साथ साथ कवर होगा। और ये जो एडिटोरियल है इसकी लैंग्वेज काफ़ी डिफ़िकल्ट है, सेंटेंसेस बहुत ही बड़े बड़े हैं, 8-8 9-9 लाइन के भी एक एक सेंटेंस आपको दिखेगा, तो बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ देखना। और जो लोग इस चैनल पर न्यू है तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हेडलाइन, H1B मे बी। H1B क्या है? वीज़ा, ठीक है। तो ये किस तरह का वीज़ा है वो आप गूगल कर लेना, आपको समझ में आएगा। तो मे बी, शायद। एडिटोरियल किस पर है? ऑन डोनाल्ड ट्रंप पर, एंड और किस पर? द H1B वीज़ा, इस वीज़ा पर। और ये वीज़ा पे नहीं, एक्चुअली वीज़ा पे जो फीस हाइक हुआ है, हाइक का मतलब होता है बढ़ोतरी, तो इस पर फी हाइक हुई है, फीस में बढ़ोतरी हुई है, तो इस पर है आज का एडिटोरियल। इसमें आप वर्ड मीनिंग एक ही याद करेंगे, हाइक। हाइक मतलब बढ़ोतरी, और ये है H1B वीज़ा। डिटेल के लिए आप गूगल कर लेना, आपको समझ में आएगा। आगे देखो, इंडियाज टेक वर्कर्स, इंडिया के जो टेक वर्कर्स हैं, मस्ट रिड्यूस, इनको कम करना चाहिए। शुड की जगह पर आ रहा है मस्ट, यानी कि जरूर चाहिए। स्ट्रॉन्ग एडवाइस, क्या कम करना चाहिए? देयर रिलायंस, अपनी निर्भरता को। रिलायंस का मतलब होता है निर्भरता, जब आप किसी पर डिपेंडेंट हो जाते हैं ना, इसको आप दूसरे वे में बोल सकते हो डिपेंडेंसी, निर्भरता। ये नाउन है हमारा। एक वर्ब आपने पढ़ी होगी, रिलाई ऑन। रिलाई क्या होता है? ये हमारा वर्ब है, रिलाई ऑन, मतलब किसी पर निर्भर होना। ऐसे ही रिलाई से बना रिलायंस। अपनी निर्भरता को कम जरूर करना चाहिए भारत के टेक्नोलॉजी वर्कर्स को। और किस पर निर्भरता? ऑन यूएस जॉब्स पर। दूसरा वर्ड याद कर लेंगे, रिलायंस, निर्भरता, डिपेंडेंसी। क्लियर हो गया? और आज के एडिटोरियल में जो भी नए नए वर्ड मैंने ऐड करे हैं वो आप इस पीडीएफ से रेफर कर सकते हो। द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी वाली पीडीएफ है, 340 से आज मैंने वर्ड ऐड करे हैं। और ये पीडीएफ मेरे कोर्स के अंदर है। मेरे कोर्स के अंदर लगभग 4000 से ज़्यादा वर्ड मीनिंग है, और पूरी इंग्लिश मैंने सिखाई है, जिसमें टेंसेस, एक्टिव पैसिव, नरेशन, मोडाल, कंडीशनल सेंटेंसेस और 300 से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स, जिनसे आप स्पीकिंग, राइटिंग कुछ भी कर सकते हो, जो आपके एग्जाम में भी हेल्प करेंगे। तो अगर रूल्स में मास्टरी अचीव करनी है तो आप लोग बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप डाउनलोड कर सकते हो। डिटेल आपके सामने लिखी हुई है, और ऐप का लिंक गिवन है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ये पीडीएफ भी वहीं पर है, वर्ड मीनिंग के फोल्डर में। तो ये अभी साथ साथ पढ़ेंगे। अभी हम आगे रीड करते हैं। पहला सेंटेंस देखो, यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक आता है एक सिंगल सेंटेंस। अब आप इसको, वीडियो को पॉज करो और खुद पढ़ के देखो कि क्या आप इसका मतलब निकाल पा रहे हैं। नहीं निकाल पा रहे तो मैं पढ़ ही रहा हूँ, आप अपने साथ उसको मैच करके देखें। यहाँ पे लिखा है, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप्स डिसीजन, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का फैसला, टू चार्ज लगाने का, न्यू एप्लीकेंट्स, नए आवेदकों पर। एप्लीकेंट्स कौन होते हैं? अप्लाई करने वाले, आवेदन करने वाले, हिंदी में बोलते हैं आवेदक। और किस चीज के लिए आवेदन करने वाले? ये कौन से आवेदक है? फॉर द H1B हाईली स्किल्ड नॉन इमिग्रेंट वीजा। ये एक वीजा है जिसका नाम है H1B, और हाईली स्किल्ड नॉन इमिग्रेंट वीजा है। यहाँ पे सबसे पहले तो ये समझो इमिग्रेंट कौन होता है। मैंने आपको 3 वर्ड बताए थे, इमिग्रेंट, एमिग्रेंट और माइग्रेंट। माइग्रेंट मतलब प्रवासी, एमिग्रेंट जिसको आप बोलते हैं प्रवासी, जो इधर से दूसरे देश में जाकर बसते हैं परमानेंटली। और इमिग्रेंट कौन होते हैं? जो दूसरे देश से हमारे देश में आकर बसते हैं, ठीक है। तो अगर अमेरिका वाले लोग हैं, अगर इंडिया वाला वहाँ पर जा रहा है तो हमारे लिए तो वो एमिग्रेंट हो गया, लेकिन अमेरिका वालों के लिए कौन हुआ? इमिग्रेंट, क्योंकि वो उनके देश में जाकर बस रहा है। तो इसको बोलते हैं अप्रवासी, मतलब आकर बस जाते हैं परमानेंटली, उनको बोलते हैं इमिग्रेंट। और इसके साथ लगा हुआ है नॉन इमिग्रेंट, यानी कि ये वीज़ा तो है लेकिन नॉन इमिग्रेंट है, मतलब आप वहाँ पर जाकर परमानेंटली बसने के लिए नहीं ले रहे हो वीज़ा,
वहाँ पर आप पढ़ाई के लिए या फिर नौकरी के लिए, ठीक है, इन पर्पसेस के लिए आपको वीज़ा मिलना है वहाँ पे। और ये कैसा होता है, हाईली स्किल्ड, मतलब आप एक जो हाईली स्किल्ड जॉब्स होते हैं उनके लिए या हाईली स्किल्ड एजुकेशन होती है उनके लिए लेते हो, ठीक है। तो इसका नाम है H1B। क्लियर हुआ। तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का जो फैसला है चार्ज लगाने का, कितना चार्ज, $1 लाख, किस पर, न्यू एप्लीकेंट्स पर। और कौन से एप्लीकेंट्स, H1B हाईली स्किल्ड नॉन इमिग्रेंट वीज़ा वाले एप्लीकेंट्स पर। नियरली 6 टाइम्स द करंट फी, जो अभी करंट फी से 6 गुना ज़्यादा है। तो इस डिसीजन ने हैज़ कोज्ड, तो इसने पैदा कर दिया है, तो ये कारण बना है किस चीज़ का, वाइड स्प्रेड कॉन्स्टरनेशन का। अच्छा वर्ड है यहाँ पे, इसको देखो, कॉन्स्टरनेशन, और वाइड स्प्रेड एडजेक्टिव है, और जो ये कॉन्स्टरनेशन है दिस इज नाउन। होता क्या कॉन्स्टरनेशन, जिसको आप बोलते हैं चिंता, हैरानी, मतलब एक अनएक्सपेक्टेड कोई इवेंट घटित हो गया, अचानक से कुछ ऐसा इवेंट घटा जिसने आपको चौंका दिया, हैरान कर दिया, तो उसको बोलते हैं कॉन्स्टरनेशन, ठीक है। और वाइड स्प्रेड एडजेक्टिव है जिसका मतलब है व्यापक, मतलब काफ़ी जो बड़े अमाउंट में है, बड़े पैमाने पर है, वाइड स्प्रेड। इसमें अगर टेंस देखोगे, ये हमारा सब्जेक्ट हुआ, हैज़ लगी हेल्पिंग वर्ब, कोज्ड है हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और इसमें भी अगर ये जो सारा का सारा सब्जेक्ट है, इसमें भी अगर मेनली देखोगे तो डिसीजन की बात हो रही है कि इस डिसीजन ने ये कारण बना है, पैदा किया है, किस चीज़ को पैदा किया है, हैरानी को, और कैसी, व्यापक, बहुत बड़ी। तो कॉन्स्टरनेशन क्या होता है, ये आपके सामने वर्ड लिखा हुआ है, कॉन्स्टरनेशन मतलब हैरानी, चौंकना, अत्यधिक चिंता या आशंका। इसको आप ये पढ़ लो, ये वाला पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और इसके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स आपके सामने लिखे हुए हैं, ये पढ़ना आपका काम, मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए। और ये रहे इसके कुछ और एग्जाम्पल्स, तो वीडियो को पॉज करके इनको अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। अभी आओ वापस। तो ट्रंप के फैसले ने मतलब एक व्यापक जो चिंता है वो पैदा कर दी है। कौन सी चिंता, दैट की नॉट ओनली माइट द lives of tons of thousands of potential visa applicants in the tech space be impacted। यहाँ पे सबसे पहले रूल समझो, ये हमारा लेसन है नॉट ओनली बट ऑल्सो का, ये नॉट ओनली लगाए, इसके बाद हमने लगा दी हेल्पिंग वर्ब, तो ये इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट हुआ। नहीं तो हम क्या लिखते, द लाइव्स ऑफ टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पोटेंशियल वीजा एप्लीकेंट्स, मतलब टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ का मतलब हो गया हजारों, पोटेंशियल वीजा एप्लीकेंट्स हो गए जो वीजा के आवेदक हैं। और कैसे आवेदक है, पोटेंशियल मतलब संभावित, मतलब जिनकी संभावना है ये वीजा एप्लीकेशन लगाने की, ठीक है, तो वो एप्लीकेंट्स। तो जो ये हजारों संभावित वीजा एप्लीकेंट्स का जीवन है, इनकी जो लाइव्स है, माइट बी इम्पैक्टेड, तो ये इम्पैक्ट हो सकती है, प्रभावित हो सकती है। अब आपको समझ में आया मैंने क्या बोला, ये माइट को भूल जाओ, यहाँ से जो आपको दिख रहा है द लाइव्स, ये जो जीवन है, ठीक है। फिर हमने एप्लीकेंट्स के बाद ये माइट यहाँ पे लगाया, या फिर इन द टैग के बाद यहाँ पे लगा लो, यहाँ पे माइट लगा देते हैं, ठीक है। तो ये जो एप्लीकेंट्स है इन द टैग में माइट बी, सॉरी यहाँ पर भी नहीं लगाओगे क्योंकि टैग के आगे स्पेस लिखा है, तो स्पेस के बाद यहाँ पे लिखोगे यहाँ पर, तो माइट बी इम्पैक्टेड। अगर आप टेंस देखो, दैट के बाद ये जो लाइव्स है ये ऑब्जेक्ट हो गया, फिर माइट बी, फिर इम्पैक्टेड, तो ये प्रभावित हो सकते हैं, ठीक है, जीवन प्रभावित हो सकते हैं हजारों पोटेंशियल वीजा एप्लीकेंट्स के टैक्स स्पेस में। अब इसको इन्वर्जन बनाना था, तो इन्होंने नॉट ओनली यहाँ पे लगाया, ये जो माइट यहाँ पे लिखा था, तो नॉट ओनली के बाद में इसको यहाँ पे लगाया, जैसे नो सुनर डिड नो सुनर हैड का हमारा लेसन था, ठीक है, दिस इज कॉल्ड इन्वर्जन। और ये दैट बता रहा है की को। अब ये पूरा आप समझ गए हो, पूरा हिंदी निकालो। डोनाल्ड ट्रंप का जो फैसला है चार्ज लगाने का न्यू एप्लीकेंट्स पे H1B हाईली स्किल्ड नॉन इमिग्रेंट वीज़ा पर $1 लाख का, जो कि करंट फी से 6 गुना ज़्यादा है, तो इसने व्यापक जो हैरानी चिंता है उसको पैदा कर दिया है। कि कौन सी चिंता, कि केवल जो हजारों पोटेंशियल वीज़ा एप्लीकेंट्स जो हैं टैक्स स्पेस में, तो इनका जीवन ही प्रभावित नहीं होगा, बल्कि कॉमा डाल के बता रहे हैं कि ऐसा भी होगा, इसका ये रिजल्ट भी निकलेगा। और रिजल्ट बताने के लिए यानी कि कॉज एंड इफेक्ट का लेसन हमारा, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING आपके सामने है, ठीक है। तो कह रहे यही नहीं होगा, नॉट ओनली,
इनके जीवन पर भी फर्क नहीं पड़ेगा, यही प्रभावित नहीं होंगे। और ये माइट यहाँ संभावना बता रहा है, फ्यूचर पॉसिबिलिटी। तो यही प्रभावित नहीं हो सकते हैं या प्रभावित नहीं होंगे, हिंदी जो मर्जी निकाल सकते हो। लीडिंग टू कह रहे हैं ये भी प्रभावित होगा, लीडिंग टू ह्यूमैनिटेरियन कॉन्सिक्वेंसेस। और ह्यूमैनिटेरियन कॉन्सिक्वेंसेस मतलब मानवीय परिणाम, कॉन्सिक्वेंसेस मतलब रिजल्ट हो जाता है, आउटकम हो जाती है। और ये जो पर्टिकुलर देखो डबल इन्वर्टेड कोमा में लिखा है, इसका मतलब है जो मनुष्य पर पड़ने वाले प्रभाव होते हैं उसको बोलते हैं ह्यूमैनिटेरियन कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। तो इससे इनकी लाइफ ही प्रभावित नहीं होगी थाउजेंड्स ऑफ पोटेंशियल वीजा एप्लीकेंट्स की, बल्कि लीडिंग टू ह्यूमैनिटेरियन कॉन्सिक्वेंसेस फॉर फैमिलीज, जो फैमिलीज हैं उन पर भी प्रभाव पड़ेगा। एज मैंशनड जैसा कि जिक्र किया गया है, बाय इंडियाज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, भारत का जो विदेश मंत्रालय है इसके द्वारा। बट लेकिन देयर विल ऑल्सो बी वाइड स्प्रेड डिसरप्शन, कह रहे हैं व्यापक बाधा भी होगी, रुकावट भी होगी। ये देयर का चैप्टर है, विल आ रहा है, बी यहाँ बता रहा है होना, जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वाइड स्प्रेड एडजेक्टिव है, व्यापक बड़े पैमाने पर, और डिसरप्शन नाउन है, डिसरप्ट से बना है, बाधित करने से या रोकने से। तो डिसरप्शन मतलब होता है रुकावट, रोक, बाधा। तो ये जो व्यापक रुकावट है तो ये भी होगी अमंग मेजर टेक कंपनीज, जो मेजर टेक कंपनीज है इनमें, इन द यूएस में। दैट जो, अब कौन सी कंपनीज कह रहे हैं, दैट रिलाई ऑन, जो निर्भर करती है। यहाँ पर रिलाई ऑन हमारी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दैट यहाँ पर है रिलेटिव प्रोनाउन, और ये हमारा दैट सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, रिलाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो दैट रिलाई ऑन प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। कौन सी कंपनीज, जो निर्भर करती है किस पर, हायरिंग पर, ठीक है, नियुक्त करने पर। किसको हायर करने पर, स्किल्ड वर्कर्स को, जो कुशल श्रमिक हैं, कुशल काम करने वाले, इनको अंडर दिस वीज़ा, इस वीज़ा के तहत। तो कुछ कंपनीज हैं जो ये H1B वीज़ा इसके तहत हायर करती हैं स्किल्ड वर्कर्स को। तो कह रहे हैं कि उन पर क्या होगा, डिसरप्शन होगा, उन पे उनको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। सारा समझ में आया। अभी आओ वर्ड मीनिंग पे। देखो कितना बड़ा सेंटेंस है, पर ब्रेक करके आप पढ़ सकते हो। सबसे पहला इम्पैक्ट, प्रभाव डालना, कॉन्सिक्वेंसेस मतलब परिणाम, ह्यूमैनिटेरियन कॉन्सिक्वेंसेस मतलब मनुष्य पर पड़ने वाले प्रभाव, एज मैंशनड जैसा कि जिक्र किया गया, वाइड स्प्रेड मतलब व्यापक, डिसरप्शन मतलब रुकावट, बाधा, पोटेंशियल मतलब संभावित। इसके अलावा नॉन इमिग्रेंट हो गया, गैर आप्रवासी, जो परमानेंटली बसने के लिए नहीं आते हैं, बल्कि या तो रिसर्च के लिए या फिर स्टडी के लिए या वर्क वीज़ा पर आते हैं, उनको बोलते हैं नॉन इमिग्रेंट, ठीक है, एप्लीकेंट्स। और इसके अलावा चार्ज मतलब उन चार्ज लगाना किसी पे, मतलब टैक्स लगाना, फी लगाना, और रिलाई ऑन निर्भर करना, निर्भर होना। अब इसके अंदर रूल कौन से आए, सबसे पहला ये डिसीजन हैज़ कॉज्ड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक्टिव वॉइस, फिर दैट जोड़ा की सेंस के लिए तो कंजंक्शन, फिर ये नॉट ओनली का लेसन, 3 रूल हो गए। देन ये माइट भी, माइट का पैसिव है, माइट भी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये 4 रूल। उसके बाद कोमा डाल के आईएनजी बता रहे हैं, दिस इज कॉज एंड इफेक्ट का लेसन, 6 रूल। उसके बाद बट कंजंक्शन आ गया, 7 रूल। देयर विल बी वाइड स्प्रेड डिसरप्शन, डिसरप्शन हमारा नाउन है, तो ये हमारा नाउन एडजेक्टिव का चैप्टर और देयर का चैप्टर, ठीक है, 7-8 रूल हो गए। और उसके बाद दैट रिलेटिव प्रोनाउन 8 रूल, और रिलाई ऑन, दैट रिलाई ऑन प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो एक ही सिंगल सेंटेंस में लगभग 8 से 10 रूल हमारे यूज हुए। दिस इज द पावर ऑफ हैविंग कमांड ओवर रूल्स। इसीलिए मैं हर वीडियो में बोलता हूँ रूल्स पर मास्टरी अचीव करो, फिर सब कुछ समझ में आएगा। मुझे तो बड़ा इजी लग रहा है और आपको हो सकता है मुश्किल लगे, क्योंकि मुझे रूल आते हैं इसलिए आसान लग रहा है, आपको शायद नहीं आते होंगे इसलिए मुश्किल लग रहा है। आगे देखो, वाइल, वाइल कंजंक्शन आ गया, वाइल के बाद एक पूरा सेंटेंस आता है, उसके बाद हम एक कोमा डालते हैं, उसके बाद एक दूसरा सेंटेंस डालते हैं, ठीक है, पढ़ते हैं इसको। वाइल हालांकि या जबकि, द नंबर ऑफ वीज़ाज, जो वीज़ा की संख्या है, हैज़ बीन कैप्ड, इसको लिमिट कर दिया गया है, एट 85,000 पर ईयर, मतलब हर साल में 85,000 जो नंबर ऑफ वीज़ाज है यही दिए जाएंगे, ठीक है, इसलिए बोला नंबर ऑफ वीज़ाज जो है हैज़ बीन कैप्ड। तो ये संख्या जो है
इसको कैप्ड कर दिया गया है, लिमिट कर दिया गया है। कैप्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, नंबर ऑफ वीजाज ऑब्जेक्ट है, नंबर की बात हो रही है इसलिए हमने यहाँ पे लगाया हैज नॉट हैव, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस। और कौन से वीजाज? इशूड, जो इशू किए जाते हैं, इन दिस कैटेगरी, इस श्रेणी में। यहाँ पर इशू से पहले आप रिलेटिव प्रोनाउन भी लगा सकते थे, भी कौन से वीजा आप बोल सकते थे विच आर इशूड, जिन्हें इशू किया जाता है, ठीक है। तो हालांकि वीजा की संख्या, कौन से वीजा जो इशू किए जाते हैं इस कैटेगरी में, मतलब H1B में, तो इनको सीमित कर दिया गया 85,000 पर ईयर, ठीक है, 2004 से, तो इतना लिमिट किया हुआ है इस पर। एंड और एलोकेशन, और जो आवंटन है, आर डिसाइडेड, तो वो डिसाइड किया जाता है थ्रू अ लॉटरी, एक लॉटरी के माध्यम से। जैसे लॉटरी चुनते हैं ना, 1 लाख लॉटरी आई, अब लॉटरी में से 10 लोग निकालने हैं, तो कैसे निकालोगे? कोई भी रैंडम नंबर चूज करके। तो ऐसी बोला जो आवंटन है, एलोकेशन है। एलोकेशन तो समझते हो, एलोकेट करते हो। जैसे मान लो 85,000 जो है, इतना ही वीज़ा मिलेगा, और आवेदन करने वाले हैं 4 लाख लोग। अब 4 लाख में से 85,000 को ही वीज़ा देना है, तो कैसे डिसाइड करोगे? कह रहे हैं लॉटरी जैसे करते हैं डिसाइड, वैसे करेंगे। तो ये अलग, मतलब ये सीट देना, ठीक है, 85 जो सीट देना है ना, गिव, तो ये इसको बोलते हैं आवंटन, एलोकेट करना। ये जो आवंटन है, आर डिसाइडेड, तो ये डिसाइड किया जाता है लॉटरी के माध्यम से। यहाँ पे एलोकेशन ऑब्जेक्ट है, डिसाइडेड वर्ब की थर्ड फॉर्म आर लगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस, ठीक है। तो एक तरफ तो ये है, ठीक है, वीजाज को लिमिट कर दिया गया है 85,000 पर ईयर 2004 से, और जो एलोकेशन है वो लॉटरी के माध्यम से किया जाता है डिसाइड। कह रहे हैं फिर भी जो रिपोर्ट्स हैं सजेस्ट, वो बताती हैं। कौन सी रिपोर्ट्स? बेस्ड ऑन यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज डेटा। तो यूएस सिटीजनशिप और जो इमिग्रेशन सर्विसेज का डेटा है, तो उसके अकॉर्डिंग जो कह रहे रिपोर्ट्स हैं सजेस्ट, ये बताती हैं। तो रिपोर्ट्स यहाँ सब्जेक्ट हो गया, सजेस्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो ये रिपोर्ट्स बताती हैं फिर भी दैट की, क्या बता रही हैं? एप्लीकेशंस, जो ये आवेदन है, फॉर द अपकमिंग फिस्कल ईयर, आने वाले वित्तीय साल में, साल के लिए, है ना। तो फिस्कल ईयर क्या होता है? वित्तीय ईयर, जैसे इंडिया में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है, इसको बोलते हैं फिस्कल ईयर या फाइनेंशियल ईयर सिंपल भाषा में। अपकमिंग मतलब आने वाला। तो ये रिपोर्ट सजेस्ट करती है कि जो आवेदन है आने वाले वित्तीय साल के लिए, तो वो एप्लीकेशंस हैव ड्रॉप्ड, वो कम हो गई हैं, वो गिर गई हैं एप्लीकेशंस। पहले ज़्यादा लोग अप्लाई करते थे, अब कम करते हैं, तो ये गिर गई है। और कहाँ तक गिरी है? टू अ 4-year लो ऑफ नियरली 3,59,000, इतनी तक गिर चुकी है करीब करीब, ठीक है। 4-year लो का मतलब है 4 साल में कभी भी इतना लो टच नहीं किया था, इसको बोला है 4 साल में जो सबसे नीचे लेवल का है, ठीक है। नियरली मतलब करीब करीब, तो इतना गिर गई है। तो ये रिपोर्ट बताती है इस डेटा के बेस पे। सिंपल। तो ये हमारा वाइल कंजंक्शन। देन नंबर ऑफ वीजाज हैव बीन कैप्ड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पैसिव वॉइस। उसके बाद एंड से जोड़ा सेंटेंस, एलोकेशंस आर डिसाइडेड, प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। फिर ये कोमा डाल के वाइल का अगला सेंटेंस है कि एक तरफ ऐसा दूसरी तरफ ऐसा है, तो रिपोर्ट्स यहाँ पर सब्जेक्ट है, इसका ये सजेस्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन प्रेजेंट इंडेफिनिट, और उसके बाद ये दैट से सेंटेंस जोड़ा, देन एप्लीकेशन यहाँ सब्जेक्ट है, हैव लगा, ड्रॉप्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट, राइट। अभी आओ आगे। देखो मेरा काम इंग्लिश सिखाना है, इसलिए मैं इतना डिटेल में आपको बता रहा हूँ, नहीं तो ये पढ़ के आपको जस्ट ऐसे ही सुनाना हो तो मैं 2 मिनट में कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे अभी दिखाता हूँ आपको, जैसे इंडियन नेशनल्स, भारतीय लोग जो हैं, टिपिकली आमतौर पर अकाउंट फॉर 71% ऑफ दीज वीज़ाज, इन वीज़ाज में से जो 71% है, तो उसके लिए अकाउंट फॉर उत्तरदायी हैं, उत्तरदायी या जिम्मेदार है भारतीय नेशनल्स, यानी कि जितने वीज़ा मिलते हैं ना टोटल, उसमें से 71% जो है वो भारतीयों को मिलता है, ये मतलब है इसका। येट फिर भी डेटा ऑल्सो सजेस्ट, डेटा ये भी बताता है दैट की क्लोज टू 60% ऑफ दीज वीज़ाज रेसिपिएंट्स, कह रहे हैं दीज वीज़ा रेसिपिएंट्स, रेसिपिएंट्स मतलब जिसको वीज़ाज मिले हैं उनको बोला गया रेसिपिएंट्स। तो ये जो इन वीज़ाओं के रेसिपिएंट्स है, कह रहे हैं उसमें से क्लोज टू 60% जो है अर्न, वो कमाते हैं लेस देन
$1 लाख, 1 लाख से भी कम कमाते हैं, इतने डॉलर से भी कम कमाते हैं। विच, जो, इम्प्लाइज, तो जिसका तात्पर्य है, जिसका अर्थ है। यहाँ पे विच रिलेटिव प्रोनाउन है, तो यहाँ पे कमाने की बात हो रही है कि जो ये 1 लाख, तो उन्होंने तो 1 लाख चार्ज लगा दिया, लेकिन ये तो कमाते ही 1 लाख है। तो कह रहे हैं विच इम्प्लाइज, जिसका अर्थ है। तो विच इज अ रिलेटिव प्रोनाउन, यूज किया गया इस अर्निंग के लिए, जो कि सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है। और इम्प्लाई मतलब तात्पर्य होना, अर्थ होना, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, इम्प्लाई का कर दिया इम्प्लाइज, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट विच इम्प्लाइज। तो जिसका तात्पर्य है, जिसका मतलब है दैट की देयर एम्प्लॉयर्स, इनके जो मालिक हैं, इन रेसिपिएंट्स के जो मालिक हैं, मे फाइंड इट हार्डर, इनको मुश्किल लग सकता है, टू जस्टिफाई हायरिंग, हायरिंग करना, सच स्पेशलाइज्ड वर्कर्स, ऐसे विशेष श्रमिकों को, फ्रॉम अब्रोड, विदेश से। अब आप इसकी हिंदी निकाल लो कि इंडियन नेशनल्स जो हैं वो आमतौर पर 70%, 71% जो है इन वीज़ाज में, तो उन्हीं के पास होती हैं सीट्स। फिर भी जो डेटा है वो बताता है कि जो जिनको वीज़ा मिला है उनमें से कह रहे हैं क्लोज टू 60% जो है वो कमाते हैं $1 लाख से भी कम। जिसका मतलब ये है कि उनके जो मालिक हैं उनको मुश्किल लग सकता है हायरिंग को जस्टिफाई करना, कि इनको हायर करना मुश्किल लग सकता है। मतलब हायरिंग जस्टिफाई, जस्टिफाई का वैसे मतलब होता है सही साबित करना, साबित करना, ठीक है। और जस्ट हायरिंग मतलब जो आप हायर कर रहे हो, आपने सही हायरिंग करी है, तो उसका मतलब होता है जस्टिफाई करना हायरिंग को, कि भाई आप सही कर रहे हो। तो इनको मुश्किल लग सकता है हायर करना, किसको, ऐसे स्पेशलाइज्ड वर्कर्स को विदेशों से, ठीक है। ओवर द लॉन्गर टर्म मतलब लंबे समय में या लंबे समय के लिए। अभी आओ वर्ड मीनिंग पे। पहला आप याद करोगे एलोकेशंस, आवंटन। दूसरा बेस्ड ऑन, आधारित। सिटीजनशिप, नागरिकता। एप्लीकेशंस, आवेदन। फिस्कल ईयर, वित्तीय साल। और ड्रॉप इज, घटना। नेशनल्स मतलब लोगों के लिए यूज़ किया गया है। इंडियन नेशनल मतलब भारतीय लोग। टिपिकली इस आमतौर पर अकाउंट फॉर होता है जिम्मेदार होना या उत्तरदायी होना, लेकिन यहाँ पर बता रहे हैं कि वो 71% उत्तरदायी है इन वीज़ाज में से, मतलब इनको इतनी सीट मिलती है। नेक्स्ट आ गया रेसिपिएंट्स। रेसिपिएंट हो गया जिनको कुछ मिला है। एम्प्लॉयर्स हो गए मालिक। फाइंड समथिंग हार्डर, और भी ज़्यादा मुश्किल लगना। जस्टिफाई, साबित करना। जस्टिफाई हायरिंग मतलब जो हायरिंग है उसको न्याय संगत ठहराना। स्पेशलाइज्ड वर्कर्स, विशेष श्रमिक। इम्प्लाई मतलब तात्पर्य होना, अर्थ होना। सजेस्ट, बताना, सुझाव देना। तो यही है इसके अंदर। और कैप्ड ऊपर था, एक तो जो आप टोपी डालते हो सर पे, कैप, हैट, और दूसरा होता है लिमिट करना। ये है 341 कैप, मतलब एक हो गया ढक्कन, एक सीमा तय करना, और ऊपरी हद को बांधना। ये आप इसके एग्जाम्पल पढ़ लो, आपको समझ में आ जाएगा, आपके सामने है, ठीक है। ये रहा कैप। अभी आओ वापस आगे, देखो अगला सेंटेंस। देखो कितने कितने बड़े बड़े सेंटेंस आ रहे हैं। अब देखो सेंटेंस है यहाँ से लेकर, आई थिंक पूरा का पूरा ही है, तो फिर से देखो कितना बड़ा सेंटेंस है। तो जो भी है पढ़ते हैं। द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्रीज रिस्पॉन्स, ये जो विदेश मंत्रालय का रिस्पॉन्स है, इनका जो जवाब है, इनकी जो प्रतिक्रिया है। और कौन सी प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स टू द व्हाइट हाउस एक्शन, जो ये व्हाइट हाउस ने एक्शन लिया है, मतलब ये चार्ज लगाने का 1 लाख, तो इसके प्रति जो रिस्पॉन्स है विदेश मंत्रालय का, इंक्लूडेड, इसमें शामिल था, क्या क्या शामिल था, अ रिट्रिएशन ऑफ द फैक्ट, इस तथ्य का दोहराव। रिट्रिएशन क्या होता है, किसी बात को जोर देकर दोहराना, रिपीट करना, ठीक है। तो ये जो रिस्पॉन्स था इनका विदेश मंत्रालय का व्हाइट हाउस एक्शन के प्रति, तो इसमें शामिल था दोहराव। किसका दोहराव, किसका रिपीटिशन, किस पर जोर देना, फैक्ट पर। कौन सा फैक्ट, दैट की, अब ये डबल इन्वर्टेड कॉमाज में डाल दिया, तो इस तथ्य पर जो जोर दिया है, तो ये रिस्पॉन्स में शामिल था। कह रहे हैं येट, फिर भी, देयर इज लिमिटेड स्कोप फॉर द साउथ ब्लॉक, जो साउथ ब्लॉक है इसके लिए बहुत कम गुंजाइश है। एक लिमिटेड स्कोप है, लिमिटेड गुंजाइश है। स्कोप मतलब समझ रहे हो ना, जैसे मैं बोलता हूँ देयर इज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट के लिए अभी गुंजाइश है, ऐसे ही देयर इज लिमिटेड स्कोप मतलब लिमिटेड गुंजाइश है। किसके लिए, साउथ ब्लॉक के लिए। साउथ ब्लॉक कौन होता है, जो विदेश मंत्रालय है उसके अंदर जो पॉलिसीज़ वगैरह जो भी आती हैं,
उन पे जो डिसीजन लिए जाते हैं, तो वो जो भी होते हैं जो डिसीजन लेते हैं उनको बोलते हैं साउथ ब्लॉक। तो साउथ ब्लॉक के लिए फिर भी कह रहे हैं कि लिमिटेड गुंजाइश है किस चीज़ की, टू अप्लाई प्रेशर, दबाव देने की। मतलब ये जो साउथ ब्लॉक है तो बहुत कम चांसेस है कि ये प्रेशर देंगे। किस पर प्रेशर देंगे, मतलब कि किस चीज़ के लिए देंगे, टू गेट द पॉलिसी रिवर्स्ड, पॉलिसी को रिवर्स कराने के लिए। यहाँ पे आया गेट पॉजिटिव वर्ब, गेट, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, दिस इज गेट पॉजिटिव वर्ब। तो कुछ करवाना, तो पॉलिसी को रिवर्स करवाना, ठीक है। तो उसके लिए प्रेशर अप्लाई जो करना है साउथ ब्लॉक की तरफ से, इसकी बहुत कम गुंजाइश है, मतलब शायद ये ना करें। और किस तरह से अप्लाई करने की बात हो रही है, डिप्लोमेटिक या पॉलिटिकल। तो कैसा प्रेशर, कॉमा डाल के बता रहे हैं, प्रेशर या तो डिप्लोमेटिक हो, कूटनीतिक हो, या पॉलिटिकल हो, राजनीतिक हो। अब आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब पढ़ो, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर का इस विदेश मंत्रालय की जो प्रतिक्रिया है व्हाइट हाउस के एक्शन पर, जिसमें इस फैक्ट पर जोर दिया गया है। कौन सा फैक्ट, किस पर जोर दिया गया है, अब हम ये पढ़ते हैं किस बात पे जोर दिया गया है। स्किल्ड टैलेंट मोबिलिटी एंड एक्सचेंजेस। स्किल्ड मतलब कुशल, और टैलेंट मतलब प्रतिभा। तो कुशल प्रतिभा वाली जो मोबिलिटी है, मोबिलिटी मतलब आवागमन, आना जाना, और एक्सचेंजेस मतलब एक देश से दूसरे देश, और दूसरे देश वाले इधर आ गए, इधर वाले उधर चले गए, इसको एक्सचेंज बोला गया है, ठीक है। तो ये जो कुशल टैलेंट है, कुशल प्रतिभा, जो गतिशीलता है या आवागमन है या आवाजाही है, तो और एक्सचेंजेस जो है इधर उधर जो जाना है, हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड एनॉर्मसली, इन्होंने योगदान दिया है बहुत ही ज़्यादा, एनॉर्मसली, एक बड़े पैमाने पर। यहाँ पर स्किल्ड टैलेंट की बात हो रही है, जो स्किल्ड लोग हैं, और मोबिलिटी मतलब उनका जो आना जाना है, और एक्सचेंज मतलब एक देश से दूसरे देश। तो इस चीज़ ने क्या किया है, कॉन्ट्रीब्यूट किया है, योगदान दिया है एनॉर्मसली। एनॉर्मस से बना, एनॉर्मस मतलब होता है विशालकाय, बहुत बड़ा, और एनॉर्मसली एडवर्ब है, विशालकाय रूप से योगदान दिया है। किस चीज़ में, टू टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में, इनोवेशन में, और इकोनॉमिक ग्रोथ में, आर्थिक जो विकास है उसमें, और कॉम्पिटिटिवनेस में, एंड वेल्थ क्रिएशन में। तो इन सब में योगदान दिया है, यूएस में एंड इंडिया में। समझ में आया। तो ये वाला जो फैक्ट है कि भाई इन्होंने हर जगह योगदान दिया है एक एनॉर्मसली, टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में, इनोवेशन में, जो आर्थिक विकास है उसमें, जो प्रतिस्पर्धात्मक क्रिएशन है, वेल्थ है इसका क्रिएशन, तो इनमें कंट्रीब्यूट किया है, ठीक है। अब आप आराम से समझ लोगे इसको। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर की जो प्रतिक्रिया है व्हाइट हाउस के कार्यवाही के प्रति, इसमें शामिल था फैक्ट पर जोर देना। कौन सा फैक्ट, कि स्किल्ड टैलेंट मोबिलिटी और जो एक्सचेंजेस हैं इन्होंने एनॉर्मसली कंट्रीब्यूट किया है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और इन सब चीज़ों में, यूएस में और इंडिया में। कह रहे हैं येट, फिर भी बहुत कम स्कोप है, बहुत कम गुंजाइश है साउथ ब्लॉक के लिए कि ये प्रेशर अप्लाई करेंगे। कैसा प्रेशर, कूटनीति को या राजनीति को, बहुत कम करेंगे ये पॉलिसी को रिवर्स्ड कराने के लिए। तो ये गेट पॉजिटिव वर्ब। समझ में आ गया सारा। अब देखो बड़े बड़े सेंटेंस है तो दिमाग भी बड़े बड़े लेवल वाला चाहिए। रिट्रिएशन, रिट्रिएट वर्ब से बना, मतलब किसी स्टेटमेंट को पुनः दोहराना। दूसरा एनॉर्मसली, व्यापक रूप से, बड़े पैमाने पर। कॉन्ट्रीब्यूट इज योगदान देना। देन मोबिलिटी का मतलब होता है गतिशीलता, आवाजाही, आवागमन। स्किल्ड टैलेंट, कुशल प्रतिभा, और कॉम्पिटिटिवनेस, कॉम्पिटिशन से बना हुआ है। इसके अलावा लिमिटेड स्कोप मतलब लिमिटेड गुंजाइश। डिप्लोमेटिक, कूटनीतिक, और पॉलिटिकल, राजनीतिक। अप्लाई प्रेशर, दबाव डालना। फैक्ट मतलब तथ्य, रिस्पॉन्स मतलब प्रतिक्रिया। तो इसके अंदर यही वर्ड यूज हुए। अभी आ जाओ नेक्स्ट। हाउएवर, हालांकि, द फॉल आउट फॉर इंडियन सिटीजन्स कैन बी कंटेन्ड। ये जो फॉल आउट है, फॉल आउट का मतलब होता है दुष्परिणाम, नेगेटिव इफेक्ट। भारतीय नागरिकों के लिए जो नेगेटिव इफेक्ट है, दुष्प्रभाव है, कैन बी कंटेन्ड, इसको रोका जा सकता है। कंटेन्ड मतलब सीमित करना, लिमिट करना, रोकना, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये फॉल आउट हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो भारतीय नागरिकों पर जो ये फॉल आउट है, दुष्परिणाम है, इसको सीमित किया जा सकता है इफ, अगर क्या हो, देयर इज अ प्रोएक्टिव अप्रोच, अगर एक
प्रोएक्टिव अप्रोच हो, अप्रोच मतलब हो गया दृष्टिकोण, और ये प्रोएक्टिव मतलब हो गया सक्रियता, जिसको जैसे मतलब एक प्रॉब्लम है, हमें पता है, दिख रहा है कि ये प्रॉब्लम आने वाली है, तो हम पहले से ही एक्टिव हो गए इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए, तो इसको बोलते हैं प्रोएक्टिव। और ये दृष्टिकोण कैसा हुआ, प्रोएक्टिव अप्रोच हुआ, मतलब कोई प्रॉब्लम आने वाली थी, हमने पहले ही उसके लिए क्या किया, सब कुछ प्रिपेयर कर लिया, तैयारी कर ली, इसको बोलते हैं प्रोएक्टिव अप्रोच, पहले से तैयारी करके रखना। ठीक है, तो कह रहे हैं अगर प्रोएक्टिव अप्रोच हो, अगर सक्रिय दृष्टिकोण हो बाय द गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा, तो ये जो दुष्परिणाम है भारतीय सिटीजन्स के लिए, तो इसे रोका जा सकता है। और ये प्रोएक्टिव अप्रोच तो हो सरकार के द्वारा, लेकिन कैसी अप्रोच, कह रहे हैं टू बोल्स्टर, मजबूत करने का अप्रोच, मजबूत करने का दृष्टिकोण, किसको, इंडियाज इंफ्रास्ट्रक्चर, भारत का जो बुनियादी ढांचा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको, एंड अंडरटेक नेसेसरी रिफॉर्म्स, रिफॉर्म्स मतलब सुधार, नेसेसरी मतलब आवश्यक, अंडरटेक मतलब करना, तो अंडरटेक रिफॉर्म्स मतलब होता है सुधार करना, और कैसे सुधार, आवश्यक। तो पहली चीज अप्रोच की बात हो रही है, दृष्टिकोण की बात हो रही है, प्रोएक्टिव, और ये प्रोएक्टिव अप्रोच क्या है, सक्रिय दृष्टिकोण कैसा है, सरकार के द्वारा है, लेकिन किस चीज का, कह रहे हैं मजबूत करने का, सपोर्ट करने का, और किस चीज का, अंडरटेक रिफॉर्म्स, और सुधार करने का दृष्टिकोण। तो पहली चीज ये और दूसरी चीज ये, और मजबूत किसको करना है, भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को, और जो भी आवश्यक सुधार है इनको करना। तो ये दृष्टिकोण की जरूरत है सरकार के द्वारा, तभी रोका जा सकता है इस फॉल आउट को, दुष्परिणाम को। और ये करना क्यों है, टू इम्प्रूव द प्रोस्पेक्ट्स, प्रोस्पेक्ट्स का मतलब होता है संभावनाएं, जो संभावनाएं हैं या फिर भविष्य की जो उम्मीदें होती हैं उसको बोलते हैं प्रोस्पेक्ट्स। तो सुधारने के लिए प्रोस्पेक्ट्स को, संभावनाओं को, और किसके लिए संभावनाएं, फॉर द इंडियन टेक इंडस्ट्री, भारतीय टेक इंडस्ट्री के लिए। और क्यों, मतलब ये सुधारना तो है, इनको बेहतर तो बनाना है, लेकिन क्यों बेहतर बनाना है, टू लगा के फर्स्ट फॉर्म लगा दिया, टू मेक स्ट्राइड्स, प्रगति करने के लिए, इवन ग्रेटर, और भी ज्यादा। मेक स्ट्राइड का मतलब होता है प्रगति करना, उन्नति करना, आगे बढ़ना। ठीक है, देन मतलब कंपेरेटिवली, इट हैज डन, जो इसने किया है सो फार, अब तक। अब आप पूरा मतलब निकाल लो, पूरा सेंटेंस देखो, 4 लाइनों का है। हालांकि दुष्परिणाम जो है भारतीय नागरिकों के लिए, तो इनको रोका जा सकता है अगर सरकार के द्वारा सक्रिय दृष्टिकोणों, मजबूत करने का भारतीय बुनियादी ढांचे को, और आवश्यक रिफॉर्म्स करने का, रिफॉर्म्स मतलब सुधार, अगर ऐसा दृष्टिकोण हो। और ये करना क्यों है, ये दृष्टिकोण ऐसा क्यों होना चाहिए, बेहतर बनाने के लिए, किसको, प्रोस्पेक्ट्स को, प्रोस्पेक्ट्स मतलब संभावनाओं को, फ्यूचर की उम्मीद को, किन के लिए, इंडियन टेक इंडस्ट्री के लिए। और ये बेहतर क्यों करनी है, टू मेक स्ट्राइड्स, प्रगति करने के लिए, इवन ग्रेटर, और भी बड़ी, और भी ज्यादा, देन बता रहा है कंपेरेटिवली, किसकी तुलना में, इट हैज डन, जो इसने अभी तक किया है सो फार, अब तक। सिंपल। सो देन कंपेरेटिव डिग्री बता रहा है, इट यहाँ सब्जेक्ट है, हैज डन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसके अलावा ये कैन का पैसिव है, कैन बी। देन देयर का चैप्टर, अप्रोच है नाउन, प्रोएक्टिव एडजेक्टिव, और इसमें टेंस कुछ खास नहीं है। इसमें आओ वर्ड मीनिंग पे, इसमें वर्ड मीनिंग अच्छे हैं, जैसे फॉल आउट हो गया, परिणाम, असर, नुकसान, विपरीत प्रभाव। ये हिंदी पढ़ना आपको और क्लियरली पता चल जाएगा। ठीक है, ये सारा पढ़ लेना। नेक्स्ट देखो, प्रोस्पेक्ट्स, प्रोस्पेक्ट्स होता है संभावनाएं, भविष्य की उम्मीदें, आगे की संभावित अवसर। सिंपल। अभी आओ नेक्स्ट, आगे लिखा है दिस माइट बी अचीव्ड, इसे हासिल किया जा सकता है। मतलब ये जो बात की जा रही है ना, ये ऊपर अभी आपने पढ़ा, तो कह रहे हैं दिस, यह, माइट बी अचीव्ड, तो इसे हासिल किया जा सकता है। माइट बता रहा है संभावना को, ये माइट का पैसिव है, माइट बी वर्कबुक पार्ट 2 का लेसन, अचीव्ड है वर्ब की थर्ड फॉर्म, दिस यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो यह हासिल किया जा सकता है बाय कैपिटलाइजिंग ऑन, फायदा उठाकर, किसका, अपॉर्चुनिटीज का, अवसरों का। अगेन अच्छा वर्ड है, कैपिटलाइज ऑन, इसका मतलब होता है फायदा उठाना, जैसे यहाँ लिखा है कैपिटलाइजिंग ऑन अपॉर्चुनिटीज, इसका मतलब अवसरों का फायदा उठाना। और यहाँ पे बाय लगाए तो हम हिंदी निकालेंगे, अवसरों का फायदा उठाकर इसे हासिल किया जा सकता है। तो कौन सी अपॉर्चुनिटीज की बात हो रही है, कौन सी अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाकर, कह रहे हैं अपॉर्चुनिटीज टू डेवलप न्यू कैपेबिलिटीज, नई
क्षमताओं, कैपेबिलिटीज होती है क्षमताएं, तो नई क्षमताओं को विकसित करने की जो अवसर हैं, तो इनका फायदा उठाकर। और क्षमताएं किस में कह रहे हैं? इन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेस, एआई का जो स्पेस है इसमें। एंड एक्सप्लोरिंग, और एक्सप्लोर करके न्यू मार्केट्स को, मतलब नई मार्केट्स को खोज कर। यहाँ पे समझना ध्यान से, दिस माइट बी अचीव्ड, इसे हासिल किया जा सकता है। कैसे? हम कह रहे हैं बाय कैपिटलाइजिंग, फायदा उठाकर, फिर एंड लगाया, और कैसे? बाय एक्सप्लोरिंग, और एक्सप्लोर करके। तो दो चीज़ों की बात हुई है, और ये बाय एक्सप्लोरिंग और कैपिटलाइजिंग इन दोनों के साथ है, ठीक है। और क्या फ़ायदा किसका उठाना है? अपॉर्चुनिटीज़ का। कौन सी अपॉर्चुनिटीज़? विकसित करने की। किसको? नई क्षमताओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेस में। और एक्सप्लोर करके किसको? न्यू मार्केट्स को। अक्रॉस एशिया, एशिया भर में, इंक्लूडिंग चाइना एंड रशिया, चाइना और रशिया समेत। एंड इन पार्ट्स ऑफ यूरोप, और यूरोप के हिस्सों में। वेयर, जहाँ। अब ये रिलेटिव एडवर्ब है जो इन जगहों के बारे में बता रही है। कौन सी जगह? हम यहाँ पे एक्सप्लोर तो कर सकते हैं न्यू मार्केट को एशिया में, अक्रॉस एशिया, अक्रॉस एशिया एंड इन पार्ट्स ऑफ यूरोप। वेयर, जहाँ। तो कौन सी जगह? वेयर बता रहा है जगहों के बारे में। ये जगह है दी ट्रांस एटलांटिक कॉन्टेजियन ऑफ नेटिविस्ट प्रोटेक्शनिज्म हैज़ नॉट येट फाउंड विलिंग टेकर्स। देखो थोड़ा मुश्किल है, बट मैं अपनी तरफ से वैसे समझा देता हूँ, पहले मतलब समझो तो ही समझ में आएगा। ये जो लिखा है ना, द ट्रांस एटलांटिक कॉन्टेजियन ऑफ नेटिविस्ट प्रोटेक्शनिज्म, इसको भूल जाओ। इसकी जगह हम एक वर्ड लिखते हैं पहले, पॉलिसी। तो कह रहे कौन सी जगह? कह रहे हैं वेयर, जहां पॉलिसी हैज नॉट येट फाउंड, जहां पे पॉलिसी को नहीं मिला अभी तक, विलिंग टेकर्स, मतलब इच्छुक अपनाने वाले। टेकर्स होते हैं अपनाने वाले, लेने वाले। विलिंग मतलब इच्छुक। मान लो इंडिया ने एक पॉलिसी निकाली, अब पॉलिसी को कुछ देश एक्सेप्ट करेंगे, कुछ एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो जो एक्सेप्ट कर रहे हैं उन्होंने क्या किया है? तो मतलब जिन्होंने एक्सेप्ट किया उनको कहेंगे विलिंग टेकर्स, उन्होंने इच्छा से स्वीकार किया। और जिन्होंने पॉलिसी को स्वीकार नहीं किया उनको हम क्या बोलेंगे? कि वो विलिंग टेकर्स नहीं है। ऐसे ही कौन सी जगहों पर हम एक्सप्लोर कर सकते हैं न्यू मार्केट्स को? कह रहे हैं जहां ये जो पॉलिसी है हैज़ नॉट येट फाउंड विलिंग टेकर्स, जहां पर इस पॉलिसी को अपनाने वाले नहीं मिले। लेकिन यहाँ पर किस पॉलिसी की बात हो रही है ये समझना जरूरी है, तब आपको इसका गहरा मतलब समझ में आएगा। मैं अब इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, ट्रांस एटलांटिक, एटलांटिक ओशियन आपको पता है, यूरोप और अमेरिका के बीच में जो समुद्र है, एटलांटिक ओशियन। और ट्रांस एटलांटिक का मतलब हो गया अटलांटिक महासागर के पार। ये अमेरिका है, ये यूरोप है, और यहाँ पे जो भी रशिया वगैरह जो भी देश हैं, ये सारा क्या है? एटलांटिक ओशियन। तो यूएसए ने क्या किया? अभी यूएसए क्या चाह रहा है कि भाई बाहर से आने वाले लोग हमारे देश में ना आए, हमारे देश में गंद मत डालें वो लोग आके, ठीक है। हमारे रिसोर्सेज हमारे पास ही रहने चाहिए, नहीं तो हम लगाएंगे बहुत हैवी हैवी टैक्सेस। तो ये क्या कर रहे हैं? अपने देश को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो अब जो देश को प्रोटेक्ट करना होता है ना, उसको बोलते हैं प्रोटेक्शनिज्म, ठीक है, संरक्षणवाद, ठीक है, ये नाउन है। संरक्षणवाद, सुरक्षावाद, प्रोटेक्शन से बना प्रोटेक्शनिज्म। अब ये जो यूएस है ये चाह रहा है कि हमारा देश के अंदर अगर कोई बाहर बेचने आ रहा है तो टैक्स हमें ज़्यादा दो, अगर हमारे देश का सामान बाहर जाएगा तो भी हम ज़्यादा टैक्सेस लगाएंगे। तो मतलब ये चाह रहा है बस हमारे देश के सोर्सेज ना घटें, बाहर से कोई आकर कोई यहाँ पर आके फ़ायदा ना उठाए हमारा। तो ये प्रोटेक्शनिज्म खेल रहे हैं। और कैसी प्रोटेक्शनिज्म है? नेटिविस्ट, नेटिव तो आप जानते हो, नेटिव लैंग्वेज होती है, अमेरिका की अपनी भाषा है, मतलब मूल भाषा जो वहाँ के लोगों की खुद की भाषा है, नेटिव लैंग्वेज। ऐसी नेटिव से बना नेटिविस्ट, मतलब हो जाएगा देशभक्ति आधारित, अपने देश से जुड़ा हुआ, या स्वदेशी। तो स्वदेशी संरक्षणवाद, मतलब अपने देश के प्रति जिसमें भक्ति दिखाई जा रही है कि हम बचाएंगे, तो उसको बोला गया ये। तो ये जो स्वदेशी संरक्षणवाद की पॉलिसी है, कॉन्टेजियन का मतलब होता है कोई विचार हो या पॉलिसी का फैलाव हो, किसी विचार का फैलाव, किसी पॉलिसी का फैलाव, उसको बोलते हैं कॉन्टेजियन। ये कॉन्टेजियस से बना है। कॉन्टेजियस का मतलब क्या होता है? जो छूने से फैलता है, जैसे कॉन्टेजियस डिजीज जो छूने से फैलता है, तो ऐसे कॉन्टेजियन, यहाँ पे कॉन्टेजियन का मतलब है
किसी पॉलिसी से, किसी विचार से जो फैल रहा है। और ये कैसा फैलाव है? ट्रांस एटलांटिक है, महासागर के पार। अब आपको इस पॉलिसी का समझ में आएगा। ये यूएस की पॉलिसी की बात कर रहे हैं कि भाई यूएस जो है, इसके बाद आता है अटलांटिक ओशन, इसके पार, इसके अक्रॉस, इसलिए यूज़ किया है ट्रांस एटलांटिक। तो ये जो भी मतलब उधर पर इन्होंने पॉलिसी लगाई हुई है, टैक्सेस वगैरह लगाए हुए हैं, तो उन पॉलिसीज़ की बात हो रही है। तो हैज़ नॉट येट फाउंड विलिंग टेकर्स, तो कह रहे हैं वो जगह जहाँ पर ये जो यूएस ने टैक्सेस लगाए ना, तो जो लोग, जो कंट्रीज़ इस टैक्सेस को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, जो इन पॉलिसीज़ के खिलाफ हैं, तो वहाँ पर हम अवसर देख सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? अब चाइना है, चाइना कहता है हम नहीं मानते यूएस के इन टैक्सेस वगैरह को। फिर मान लो रशिया है, रशिया कह रहे हैं हम नहीं मानते ये यूएस जो भी लगा रहा है, हम नहीं मानते इस चीज़ को। तो हम क्या बोलेंगे? ये यूएस जो ये सॉरी चाइना है, ठीक है, चाइना जो है और ये जो रशिया है, ये क्या कर रहे हैं? ये विलिंग टेकर नहीं है, मतलब इच्छा से ये अपना नहीं रहे हैं। किसको नहीं अपना रहे हैं? ये यूएस का जो पॉलिसी चल रहा है। और कैसी पॉलिसी है? ट्रांस एटलांटिक कॉन्टेजियन ऑफ नेटिविस्ट प्रोटेक्शनिज्म, अपने देशभक्ति पर आधारित जो संरक्षणवाद की जो इनकी नीति है, तो कह रहे हैं इसको हम नहीं मानते। ये चाइना वाले कह रहे हैं और रशिया वाले कह रहे हैं। तो ये अगर यूएस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, इन पॉलिसीज़ को नहीं मान रहे हैं, तो हम यहाँ पे अपनी मार्केट खोल सकते हैं, यहाँ पे काम धंधा कर सकते हैं। तो ये मतलब है इसका। देखो मुश्किल है, मैंने आपको निचोड़ के दिखा दिया, बाकी आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है मुझे नहीं पता, क्योंकि बहुत हाई लेवल है। तो हाई लेवल के लिए हाई माइंड भी चाहिए। नर्सरी वाला दिमाग लेकर पीएचडी की क्लास में बैठोगे तो दिमाग फट जाएगा। ठीक है, अब इसका मतलब निकाल लो। कह रहे हैं दिस माइट बी अचीव्ड, यह हासिल किया जा सकता है फ़ायदा उठाकर अपॉर्चुनिटीज़ का। कौन सी अपॉर्चुनिटीज़? डेवलप करने की न्यू क्षमताओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के स्पेस में। या फिर कैसे फ़ायदा उठाया जा सकता है, मतलब कैसे अचीव किया जा सकता है? एक्सप्लोर करके न्यू मार्केट्स को, मतलब नई मार्केट्स को खोज कर एशिया के अक्रॉस, जिसमें चाइना और रशिया भी शामिल है, और या यूरोप में। और कह रहे हैं ये कौन सी जगह? कह रहे हैं वेयर, जहाँ पर ये जो पॉलिसी है, जहाँ पे इसको विलिंग टेकर ना मिले हो, इच्छुक लोग ना मिले हो, मतलब जहाँ पे इस पॉलिसी को एक्सेप्ट ना कर रहे हो। किस, कौन सी पॉलिसी? अमेरिका वाली। आगे, वाइल ट्रम्प ऑर्डर इज सेट टू एक्सपायर विद इन अ ईयर, कह रहे हैं हालांकि ट्रम्प का जो आदेश है इज रेडी टू एक्सपायर, ये तैयार है एक्सपायर होने के लिए 1 साल के अंदर अंदर, मतलब 1 साल के अंदर अंदर ये खत्म होने वाला है। फिर भी देर इज नो गारंटी, कि कोई भी गारंटी नहीं है दैट इट वुड नॉट बी एक्सटेंडेड, कि इसको बढ़ाया नहीं जाएगा। ये जो ऑर्डर है ये 1 साल में देखो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन कह रहे हैं फिर भी गारंटी नहीं है। किस चीज़ की गारंटी नहीं है? इट वुड नॉट बी एक्सटेंडेड, कि इसको नहीं बढ़ाया जाएगा, क्या पता बढ़ा दे। तो इट यहाँ पे ऑर्डर के लिए यूज़ किया गया, वुड का पैसिव वुड भी, एक्सटेंड इज बढ़ाना। ठीक है, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि इसको नहीं बढ़ाया जाएगा, क्या पता बढ़ा दिया जाए। कोमा डाल के इसका रिजल्ट बता रहे हैं, इससे हो क्या रहा है? मेकिंग इट ऑल द मोर पर्टिनेंट, तो ये और भी ज़्यादा प्रासंगिक बनाता है, उचित बनाता है, एप्रोप्रिएट बनाता है, रेलेवेंट बनाता है। ठीक है, पर्टिनेंट मतलब होता है जिसको आप बोलते हैं एप्रोप्रिएट, उचित या प्रासंगिक। तो ये जो बात है कि भाई ट्रम्प का ऑर्डर एक्सपायर हो जाएगा लेकिन फिर भी गारंटी नहीं है, क्या पता बढ़ा दे, तो ये वाली जो बात है ना, कह रहे हैं ये बात मेकिंग इट ऑल मोर पर्टिनेंट, ये और भी ज़्यादा प्रासंगिक बनाती है, प्रैक्टिकल बनाती है। किसके लिए? पॉलिसी मेकर्स इन इंडिया, भारत में जो पॉलिसी बनाने वाले हैं इनके लिए। किस चीज़ को बनाती है प्रासंगिक? कि इवॉल्व करें, ये विकसित करें, किसको? लॉन्ग टर्म प्लान को। और क्यों करें ऐसा? क्यों इवॉल्व करें? इवॉल्व मतलब विकसित करना, डेवलप करना। किसको? मतलब लॉन्ग टर्म प्लान को। लेकिन क्यों करना इवॉल्व? रिड्यूस करने के लिए रिलायंस को, जो ये निर्भरता है इसको कम करने के लिए इवॉल्व करने की जरूरत है। ठीक है, तो इसलिए बोला इंडिया के जो पॉलिसी मेकर्स हैं उसके लिए ये वाली जो बात है, तो ये प्रासंगिक बनाती है पॉलिसी मेकर्स के लिए कि भाई ये विकसित करें लॉन्ग टर्म प्लान को, ताकि कम किया जा सके निर्भरता को। कौन सी निर्भरता? ऑफ इंडियन टेक वर्कर्स, इंडियन टेक वर्कर्स की निर्भरता जो है किस पर? ऑन द श्रिंकिंग पूल ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज इन द यूएस इकोनॉमी, यूएस इकोनॉमी में जो जॉब अपॉर्चुनिटीज का पुल है, मतलब ये श्रिंकिंग मतलब सिकुड़ता हुआ,
और पूल का मतलब अवसर। तो ये जो सिकड़ते क्या बोलेंगे, सिकुड़ते हुए अवसर जो हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के यूएस इकोनॉमी में, तो इस पर जो इंडियन टेक वर्कर्स की निर्भरता है इसको कम करने के लिए डेवलप करने की जरूरत है लॉन्ग टर्म प्लान को, ये मतलब है। ठीक है, अभी आओ नेक्स्ट। इसमें वर्ड मीनिंग देख लो आप, जैसे पर्टिनेंट मतलब होता है उचित, एप्रोप्रिएट प्रासंगिक या प्रैक्टिकल, रिलायंस निर्भरता रिड्यूस कम करना, श्रिंकिंग मतलब घटता हुआ एडजेक्टिव का काम कर रहा है, पूल मतलब अपॉर्चुनिटी, पूल समझ ही रहे हो, वाटर का पूल भी होता है, कम होता हुआ। ठीक है, आगे, एज इंडिया एंड अदर कंट्रीज एडजस्ट टू दिस न्यू रियलिटी ऑफ हॉस्टिलिटी, इसको भी ब्रेक करते हैं, बड़ा है ये पूरा का पूरा, यहाँ तक ही है। एज मतलब जैसे जैसे, इंडिया एंड अदर कंट्रीज भारत और अन्य देश जो हैं, एडजस्ट ये सामंजस्य बैठाते हैं, ये एडजस्ट करते हैं, किससे एडजस्ट करते हैं या एडजस्ट करेंगे, दिस न्यू रियलिटी, ये जो नई वास्तविकता है, नई रियलिटी है। रियलिटी कौन सी, ये जो इसने 1000 डॉलर का जो चार्ज लगाया है, तो ये नई रियलिटी है। कह रहे हैं इसके साथ जैसे जैसे भारत और अन्य देश एडजस्ट करेंगे, और कौन सी नई रियलिटी है, किस चीज़ की, ऑफ द हॉस्टिलिटी, शत्रुता की। हॉस्टिलिटी क्या होता है, शत्रुता, और किसकी शत्रुता, ऑफ द ट्रम्प व्हाइट हाउस, ट्रम्प व्हाइट हाउस की। तो ट्रम्प व्हाइट हाउस की शत्रुता का नया जो रियलिटी है, नया जो फेस है, तो इसके साथ सामंजस्य बैठाना भारत और अन्य देशों का। तो जैसे जैसे ये एडजस्ट करेंगे, और ये दुश्मनी किसकी, कह रहे हैं टू वेलकमिंग, स्वागत करने के लिए दुश्मनी, किसका स्वागत, फ्यूचर इनोवेटर्स का, जॉब क्रिएटर्स का एंड टैक्स पेयर्स का, टू देयर शोर्स, उनके यहाँ, शोर्स मतलब किनारा, मतलब उनके देश में, टू देयर शोर्स मतलब उनके यहाँ, उनके देश में। तो कोमा डाल के फिर आगे सेंटेंस है, अब इसकी हिंदी आप आराम से पहचान सकते हो। कह रहे हैं जैसे जैसे भारत और अन्य देश सामंजस्य स्थापित करेंगे न्यू रियलिटी से, मतलब न्यू रियलिटी को वो अपनाएंगे, और कौन सी न्यू रियलिटी, शत्रुता की, और किसकी शत्रुता, ट्रम्प व्हाइट हाउस की। और शत्रुता किसके लिए, स्वागत करने के लिए, किसका स्वागत करने की शत्रुता है, फ्यूचर इनोवेटर्स की, जॉब क्रिएटर्स की, टैक्स पेयर्स की, उनके यहाँ। तो जैसे जैसे ये एडजस्ट करेंगे, तो वैसे वैसे क्या होगा, इट इज़ द यूएसए, तो ये यूएसए ही होगा, यूएसए ही है, रादर देन अदर नेशंस, अन्य देशों की बजाय, दैट विल सफ़र, जो झेलेगा। ठीक है, तो अगर ये ऐसा, जैसे जैसे ये ऐसा करेंगे, जैसे जैसे इंडिया और अदर कंट्रीज सामंजस्य से बैठाएंगे, वैसे वैसे इट इज़ द यूएसए, वो यूएसए ही होगा, रादर देन अदर नेशंस, अन्य देशों की बजाय, दैट विल सफ़र, जो सफ़र करेगा, जो झेलेगा, किसको झेलेगा, अ शॉर्टेज, कमी को, कौन सी कमी, ऑफ साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग प्रोवेस को, जो साइंटिफिक और इंजीनियरिंग कुशलता है, तो इसकी शॉर्टेज को झेलेगा, सफ़र करेगा। और किस चीज़ के लिए, फ्यूल करने के लिए इकोनॉमिक प्रोग्रेस को, मतलब आर्थिक उन्नति जो है इसको बढ़ाने के लिए, जो कमी है ना, किसकी कमी, साइंटिफिक और इंजीनियरिंग प्रोग्रेस की, तो इसको झेलेगा। तो वो यूएस से ही है, अन्य देश नहीं है। समझ में आया। वर्ड मीनिंग पे आओ, और देखो मैंने जो आपको अभी अभी पढ़ाया है काफ़ी मुश्किल है, मैं मानता हूँ, मतलब मुश्किल नहीं है, सेंटेंसेस थोड़े बड़े बड़े हैं और शानदार वर्ड भी हैं। देखो, हॉस्टिलिटी शत्रुता, देन एडजस्ट टू समथिंग, किसी चीज़ के साथ एडजस्ट करना, सामंजस्य बिठाना, ये एज हमें बता रहा है जैसे जैसे। इसके अलावा टू देयर शोर्स, शोर्स मतलब उनके वहाँ, शोर्स क्या होता है, किनारे, शॉर्टेज मतलब कमी, प्रोवेस का मतलब होता है कुशलता या दक्षता। ठीक है, और इसके अलावा मैंने आपको एक चीज़ बताया था, किसी के प्रति शत्रुता होती है तो हम हॉस्टिलिटी टू लगाते हैं, हॉस्टिलिटी टू, इसीलिए यहाँ पे टू लगा हुआ है। तो स्वागत करने की शत्रुता, तो ये हमारा एज का लेसन है, जैसे जैसे। और यहाँ पे दैट हमारा रिलेटिव प्रोनाउन यूज हुआ, फिर विल, सफ़र, फ्यूचर इंडेफिनिट। तो वर्ड मीनिंग पे आओ, और जिनको रूल्स में मास्टरी अचीव करनी है वो लोग ऐप डाउनलोड कर लेना, बिकम इंग्लिश चैम्पियन। ठीक है, अगला वर्ड है, ये हमने किया, मेक स्ट्राइड्स, मतलब प्रगति करना, बेहतर होना, कदम बढ़ाना। ये भी आया था यहाँ पे, ये वाला देखो, मेक स्ट्राइड्स, और कैसा स्ट्राइड है, इवन ग्रेटर, और भी ज़्यादा, तो प्रगति करना। नेक्स्ट वर्ड हमने अभी देखा, कैपिटलाइज करना, यानी कि लाभ उठाना, फ़ायदा उठाना, पूंजी में बदलना। यहाँ पे आया था ये कैपिटलाइजिंग ऑन, फ़ायदा उठाना,
कैपिटलाइज के साथ ऑन लगाया जाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल आप पढ़ लेना, आपको दिख जाएगा कि कैपिटलाइज के साथ ऑन कैसे लगता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड अभी लास्ट आया हमारे पास, प्रोवेस, मतलब कुशलता या विशेष क्षमता या उत्कृष्ट दक्षता या बहादुरी। इसके एग्जाम्पल पढ़ो तो आपको ये वर्ड ज़्यादा क्लियर होगा। और ये यूज़ है हमारा यहाँ पे लास्ट में, ठीक है, ये वाला। तो इसी के साथ हमारी आज की ये वीडियो हुई कंप्लीट। थोड़ी बड़ी थी बट काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। ऐप डाउनलोड कर लो, वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।